नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 5 दिसंबर 2020 और ये है हमारे द हिंदू एडिटोरियल का अनाउंसमेंट। सो देखते हैं कि गाइस आज हमको कौन से आर्टिकल को यहाँ पे डिस्कस करना है। हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट आर्टिकल है उसका नाम है एग्रेसिव एजेंडा अ न्यू लॉ इन गवर्नेंस। इस आर्टिकल का कंटेस्ट है कि यूपी गवर्नमेंट द्वारा अभी कुछ न्यू ऑर्डिनेंस निकाले गए, न्यू लॉज को लाया गया इंटरफेथ मैरिजेस को रोकने के लिए। यही सेम आर्टिकल कल भी डिस्कशन में हमने डिस्कस किया था। कल की उन लॉज के कारण एक पर्सन के पर्सनल लॉ, फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म किया जाता है, उससे संबंधित है ये आर्टिकल। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि भारत की उत्तर प्रदेश स्टेट में काफ़ी ज़्यादा कोविड की महामारी बड़ी ही तेज़ी से फैल रही है, लेकिन जिसके साथ साथ एक और महामारी बढ़ती जा रही है जिसमें यूपी गवर्नमेंट द्वारा एक टर्म लाई गई है लव जिहाद, जिसमें एक कपल की मैरिज में एक पर्सन द्वारा अपने रिलीजन को चेंज किया जाता है मैरिज के लिए। इसे वैसे तो इंटरकास्ट मैरिज के इंटरफेथ मैरिज बोलते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट और रिलीजियस पर्सन्स, वहाँ के पर्सन द्वारा इस इंटरफेथ रिलेशनशिप मैरिज को ये टर्म दी गई है, जिसके संदर्भ में वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा कुछ न्यू लॉज लाए गए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश प्रोविएशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020। ये ऑर्डिनेंस को सेटअप किया गया है यूपी गवर्नमेंट द्वारा अभी यूपी में, जिसकी वजह से आगे होने वाले इंटरफेथ मैरिज को रोका जाएगा, जिससे एक रिलीजन का पर्सन दूसरे रिलीजन के पर्सन से मैरिज ही नहीं कर पाएगा अब। और अगर कोई भी इंटरफेथ मैरिज करता है तो वो सारी मैरिजेस होंगी एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने में, जिसमें अनलॉफुल कन्वर्जन को रोका जाएगा। कि मीन्स कि अगर एक पर्सन द्वारा अगर अपने रिलीजन को छोड़ के दूसरे रिलीजन को अडॉप्ट किया जा रहा है, उसे रोका जाएगा। लेकिन इस ऑर्डिनेंस के अनुसार होगा क्या सोसाइटी में, जिससे कम्युनिटीज़ के बीच में और ज़्यादा विवाद होगा, जिससे एक मैन और वुमेन दोनों को ही मैरिज परफॉर्म करने से मना व उनके पर्सनल लॉ पर रोकथाम लगेगी। आज यूपी गवर्नमेंट द्वारा लाए गए इस लॉ से सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में दोबारा से विवाद होगा। यूपी गवर्नमेंट द्वारा ये लॉज जो बनाए गए हैं, जिसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के आधार पर लाया गया है इस ऑर्डिनेंस को। जैसे कि अभी प्रियांशी मीन्स की शैमरिन अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2020 के केस में, जिसमें प्रियांशी द्वारा मैरिज के लिए अपने इस्लाम से हिंदुइज़्म को अपनाया गया था, सिर्फ मैरिज के लिए, जिसमें उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन तक नहीं दी गई थी। जिसमें अन्य भी केसेस सामने आए, जिसमें हाई कोर्ट द्वारा दी गई गलत लॉस को लाया गया, गलत जजमेंट्स को लाया गया पास्ट में, जिसके चलते यूपी गवर्नमेंट ने ये ऑर्डिनेंस को बनाया है अपनी मर्जी पर। हाई कोर्ट की गलत जजमेंट का असर एक सोसाइटी पर पड़ता है। जो लॉज हाई कोर्ट द्वारा लगाए गए, उन लॉस को अभी ठीक किया गया है। अभी की केस सलामत अंसारी और अन्य केसेस में, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जजमेंट दी गई है कि ना तो पर्सन, ना कोई फैमिली मेंबर और ना ही कोई स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोई भी दो पर्सन के रिलेशनशिप को में दखलंदाजी नहीं की जा सकती। अगर वे अपने जीवन को एक साथ व्यतीत करना चाहते हैं तो वो ही डिसीजन लेंगे खुद से, जिसमें किसी और अन्य पर्सन का डिसीजन नहीं बनता। जिसमें हाई कोर्ट द्वारा राइट ऑफ पर्सन टू लिव विद अ पर्सन ऑफ हिज और हर चॉइस का जजमेंट दिया गया, जिसमें पर्सन किसी भी पर्सन के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है मैरिज के रूप में, जहाँ पर कोई नीड नहीं है अपने रिलीजन को बदलने के लिए। जिसमें राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को बनाया गया है, जो पर्सन को दी जाती हैं आर्टिकल 21 के तहत में। होता क्या है कि अगर इंटरफेथ मैरिज होती है तो उसमें एक पर्सन द्वारा अपने रिलीजन को चेंज किया जाता है, जिसके लिए हाई कोर्ट द्वारा बोला गया कि भैया आपको अपना रिलीजन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक मैरिज के लिए आप मैरिज कर सकते हैं, लेकिन अपने रिलीजन को निभाएं। और रिलीजन और मैरिज अगर की जा रही है रिलीजन के ऊपर तो वो गलत है। वो आगे बोला जाता है कि सोसाइटी में डिफरेंट कम्युनिटीज़ कास्ट के बाद भी इंटरफेथ मैरिजेस को एक टूल के रूप में देखा जाता है, जिसके द्वारा सोसाइटी के ऊंच नीच के गैप को ख़त्म किया जाता है और जिससे डिस्क्रिमिनेशन को भी ख़त्म किया जाता है सोसाइटी के। पास्ट में बाबा साहेब अम्बेडकर और पेरियर ईवी रामास्वामी, जिनके द्वारा काफ़ी स्टेप्स लिए गए जिससे भेदभाव को ख़त्म किया जा सके, जैसा कि BR अम्बेडकर द्वारा लिया गया था, जिसके द्वारा बोला जाता है कि सोसाइटी से कास्ट सिस्टम में आए गैप को फिल किया जा सकता है इंटर मैरिजेस के आधार पर। और पेरियर द्वारा उनकी एक बुक वुमेन इंस्लेव्ड, जिसके द्वारा बोला जाता है कि वर्ल्ड में किसी तीसरे पर्सन के पास कोई अधिकार नहीं है किसी भी पर्सन के ऊपर रोकथाम लगाने की। पेरियर जी के द्वारा एक लिबरल सोसाइटी की बात
कही जाती थी, जिससे एक वुमेन को प्रोटेक्ट किया जाए, वह उसे अपने लाइफ की चॉइस बनाने का एक हक हो, ना कि उसकी राइट किसी और पर्सन द्वारा लिए जाए। और पास्ट में तमिलनाडु के चेंगलपेट में 1929 में एक सेल्फ रिस्पेक्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें वुमेन्स को भी हक राइट प्रदान किए गए, जिसके लिए रेजोल्यूशन को पास किया गया था, जिसके बाद से वुमेन को परमिशन दी गई थी डाइवोर्स के लिए फाइल करने की, व दोबारा से मैरिज करने के लिए। पेरियर जी के द्वारा मैरिज को एक लाइफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट के रूप में दर्शाया जाता था, जहां पर दो पर्सन द्वारा साथ चलकर इक्वल टर्म्स पर मैरिज की जाती है, जहां पर वे अपने आप से मन से सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज करते हैं, जिसमें पर्सन द्वारा खुद से ही मैरिज की जाती है, लेकिन जिसमें कोई भी प्रीस्ट या पंडित, कोई भी ब्राह्मण उनकी शादी नहीं कराता, उसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज। जिसके बाद से 1967 में तमिलनाडु की गवर्नमेंट द्वारा मैरिज लॉज को अमेंड किया गया था, जिसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज को हिंदू मैरिज एक्ट में शामिल किया गया। आगे बोला जाता है कि भारत के स्टैटिकल डेटा को प्राप्त किया गया मैरिज से संबंधित, जिसमें सिर्फ 5% इंडियंस द्वारा इंटरकास्ट मैरिजेस की गई हैं और 3% से भी कम द्वारा इंटरफेस मैरिजेस मीन्स कि अन्य रिलीजन में मैरिजेस की गई हैं। आज कॉन्स्टिट्यूशन लॉज दोनों के बाद भी सोसाइटीज़ में आज भी एक डर है और इंटरफेथ रिलेशनशिप को एक राइट विंग पॉलिटिक्स द्वारा काफ़ी ज़्यादा गलत और वह उसकी काफ़ी ज़्यादा निंदा की जाती है, जिसमें बीजेपी गवर्नमेंट के लॉ मेकर्स द्वारा काफ़ी ज़्यादा कैंपेन चलाए जाते हैं पूरे भारत में इंटरफेथ मैरिज को रोकने के लिए। पूरे भारत में ये कम्युनल डर फैलाया जाता है, उनके द्वारा सोसाइटी में इस इंटरफेथ मैरिजेस को सबसे ज़्यादा हेट किया जाता है कम्युनल राइट विंग कंजर्वेटिव पर्सन्स द्वारा, जिसके कारण ये इंटरफेथ मैरिजेस पर ज़्यादा रोकथाम होती है, जिसके कारण कई बार उन्हीं पर्सन के द्वारा ऑनर किलिंग भी की जाती है, जिसमें अगर एक पर्सन द्वारा किसी अन्य रिलीजन व अन्य कम्युनिटीज़ में मैरिज की गई है तो उस पर्सन के फैमिलीज़ या रिलेटिव द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है, जिसके कारण ये भी एक क्राइम है, जिसके कारण आज ये भी क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से आज एक सोसाइटीज़ में डर है, एक बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है आज भी। आगे बोला जाता है कि 2017 में केरला की हाई कोर्ट द्वारा भी कुछ डिसीजन जजमेंट लिए गए इंटरफेथ मैरिज में, जब इंटरफेथ मैरिज को लव जिहाद का नाम दिया गया था हादिया केस में, साफीन जहान वर्सेस अशोकान 2018 में, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पूरे केस पर रोशनी डाली गई, जिसमें हादिया को मिसलीड किया गया था, ऐसा उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे, जिसमें एक उनके द्वारा एक मुस्लिम पर्सन से मैरिज की गई थी। उस केस में कोर्ट द्वारा जजमेंट दी गई कि इसमें बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हर एक पर्सन को हक है अपने पार्टनर को चूज़ करने का, जिसमें पर्सन के राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वन चॉइस को अपहेल्ड किया गया आर्टिकल 21 के अंतर्गत कि एक पर्सन द्वारा किसी से भी अपनी चॉइस पर शादी की जा सकती है, हर एक पर्सन को प्रोटेक्शन हो मैरिज से संबंधित, ऐसा बोला गया। लेकिन उन जजमेंट के बावजूद भी आज यूपी गवर्नमेंट द्वारा ऑर्डिनेंसेस को लाया गया, जिससे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की गुणवत्ता को ख़त्म किया जा रहा है। इस बनाए गए ऑर्डिनेंस के सेक्शंस के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा उल्लंघन किया जाएगा, जैसे कि इस ऑर्डिनेंस के सेक्शन 12 के अनुसार एक पर्सन पर बर्डन आ जाएगा। अब अगर उस पर्सन द्वारा मैरिज के लिए अपने रिलीजन को चेंज किया जाता है तो उस पर्सन द्वारा उस रिलीजन को चेंज करने का प्रूफ देना होगा कि भैया उसने जो रिलीजन चेंज किया है अपनी मर्ज़ी से किया है, कोई फोर्स में नहीं किया है, ये सब। और अगर मैरिज में कोई भी कन्वर्जन मीन्स कि अगर कोई भी रिलीजन चेंज होता है तो उस शादी को खारिज ही कर दिया जाएगा, सेक्शन 6 के तहत उसे इल्लीगली करार दिया जाएगा। और सेक्शन 3 के तहत इस ऑर्डिनेंस के अगर किसी पर्सन का रिलीजन चेंज कराया जा रहा है तो उसके द्वारा वह उसकी फैमिलीज़ या उसके ब्लड रिलेशन द्वारा कंप्लेंट की जा सकती है। इन सब से इस ऑर्डिनेंस के अनुसार प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी एक पर्सन की, पर्सन्स को और आज पर्सन्स को कम्युनल बेसिस पर डिफ़ाइन किया जा रहा है और उन्हें बांटा जा रहा है, जिससे सोसाइटी में एक इंस्टेबिलिटी और बढ़ेगी। इस ऑर्डिनेंस के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ एक पर्सन के पर्सनल लॉस भी ख़त्म हो जाएंगे। आज यूपी गवर्नमेंट द्वारा इन ऑर्डिनेंस के द्वारा भारत के सेकुलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की भाषा को ख़त्म किया जा रहा है। तो चलते हैं हमारा जो सेकेंड आर्टिकल है, उसका नाम है ट्रस्ट डेफिसिट। इस आर्टिकल का कंटेस्ट है कि आज भारत में किसानों द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है सेंटर के द्वारा लाए गए उन 3 एग्रीकल्चर फार्म बिल्स के लिए, जिसमें
मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ख़त्म कर दिया गया, उससे संबंधित है ये आर्टिकल। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि संयुक्ता किसान मोर्चा, जो एक 500 किसानों की ऑर्गेनाइजेशन है, जो फेडरेशन है, जिसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा विरोध किए जा रहा है 3 फार्म लॉज के लिए, जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अभी भी लागू किया गया जल्दबाजी में, जिसके कारण आज पूरे भारत में किसानों द्वारा बड़े ही लेवल पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसके लिए आज सेंटर द्वारा इन लॉज में कुछ चेंजेस लाने की बात बोली गई है प्रोटेस्ट के बाद, जिसमें किसानों द्वारा 8 दिसंबर को भारत बंद की बात सामने रखी गई है अगर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए तो। आज भारत की कैपिटल दिल्ली के बॉर्डर्स पर बहुत सारे किसानों द्वारा इन लॉज के लिए विरोध किया जा रहा है, लेकिन सेंटर द्वारा इन लॉज के आधार पर एग्रीकल्चर को सिक्योर मार्केट बनाने के लिए ये लॉज बनाए गए, ऐसा बोला गया। आज इन नए लॉज के कारण मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ख़त्म किया जा रहा है, जिससे फार्मर को एमएसपी लॉस के कारण मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ख़त्म किया जा रहा है, जिससे फार्मर्स को जो एमएसपी पर अपने गुड्स को सेल करते थे वो नहीं होगा मार्केट्स में अब, जिससे अब प्राइवेट मार्केट्स बनेंगी और ज़्यादा शोषण होगा इन फार्मर्स का, क्योंकि इन्हें ना एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाता था अपने गुड्स को सेल करने के लिए, एक लक्ष्मण रेखा मिल जाती थी कह सकते हैं एक रेट की, जो अब वो रेट ही ख़त्म कर दिया, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के इन न्यू बिल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ाया जाएगा और स्टेट रन मंडी सिस्टम्स को स्ट्रेंथन दी जाएगी, जहां पर लेकिन अब मार्केट्स में प्राइवेटाइजेशन लाया जाएगा, जिससे दोनों पर इक्वल टैक्स होगा। और अगर कोई भी विवाद होता है तो उसके लिए फार्मर्स द्वारा कंप्लेंट जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के ऑफिस में इशू की सुनवाई की होती थी पहले, लेकिन अब इन लॉस के आधार पर उन केसेस की सुनवाई अब सिविल कोर्ट में होगी, जिससे कोर्ट्स में उनके केसेस के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और मार्केट्स में प्राइवेट ट्रेडर्स को इन्फ्लुएंस किया जाएगा। लेकिन जहां मार्केट्स में कोई भी एमएसपी नहीं होगा और ना ही कोई पावर सब्सिडीज़ दी जाएंगी जो पहले मिलती थी उनको। आगे बोला जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो पॉलिसी लाई गई हैं, जिनसे फार्म प्राइजेस सिर्फ 50% तक प्राप्त होंगे, जो काफ़ी ज़्यादा है इनपुट कॉस्ट से, लेकिन उन इनपुट कॉस्ट में रेंटल वैल्यू को ऐड ही नहीं किया गया। एग्रीकल्चर किसानों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, जो किसानों को एक इनकम के साथ साथ जीवन देता है। एग्रीकल्चर के द्वारा ही पूरे भारत को फूड स्टॉक प्राप्त होता है, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज़्म लाए जाते हैं, जिनसे कवर किया जाता है पूरे भारत को। आज भारत के एग्रीकल्चर में इंसेंटिव स्ट्रक्चर, क्रॉपिंग पैटर्न को डालने की ज़रूरत है, जिससे वाटर की यूज़ को अच्छे से यूज़ में लाया जाए और जिससे एग्रीकल्चर की क्रॉप्स में डाइटरी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से फुलफ़िल किया जाए। आज सभी फार्मर्स द्वारा ज़्यादातर प्रॉब्लम फेस की जाती है स्टेट और मार्केट द्वारा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगाने के कारण प्रॉब्लम आती है। आज इन लॉस के आधार पर एग्रीकल्चर लैंड लॉस पर चेंज होने से और सेंटर द्वारा इंडस्ट्रियलाइजेशन को बनाने से आज सारी सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी गई है फार्मर्स के लिए, जिससे एग्रीकल्चर धीरे धीरे करके ख़त्म होता जा रहा है। और आज इन 3 न्यू लॉस से इस सेक्टर को और ज़्यादा नष्ट किया जा रहा है। आज सेंटर को इस प्रोटेस्ट जो किसानों द्वारा किए जा रहा है उसके अगेंस्ट में लड़ना नहीं बल्कि समाधान लाना चाहिए, जिससे फूड सिक्योरिटी बनाई जाए पूरे भारत में, क्योंकि जो फूड सिक्योरिटी है ना पूरे भारत में सिर्फ एग्रीकल्चर के द्वारा ही दी जाती है, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को किसानों के साथ बात करनी चाहिए इस मुद्दे पर और ख़ुद से सारे डिसीजंस और लॉस नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जो लॉस लाए गए गवर्नमेंट द्वारा वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही ले लिए गए, स्टेट गवर्नमेंट का जिसमें कोई रोल ना था, जिसके कारण ये प्रॉब्लम फेस की जा रही है आज। तो गाइस ये था आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल अनाउंसमेंट एंड आई विश कि आपको समझ आएगी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप क्या क्या पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।